अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही एक जज को फ़ारिग कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया है और लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। वजह क्या बनी? वजह उनकी लॉ की डिग्री बनी। उन्होंने इस्लामिया लॉ कॉलेज से एलएलबी किया था और जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है वो कराची यूनिवर्सिटी था। लेकिन अब जो है उस मुतलका कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने दोनों ने आके अदालत को बताया कि ये डिग्री जाली है। अब सवाल ये पैदा होता है, यानी कि इस पर बहुत सारी एक मिली जुली राय है। कई लोग जो हैं वो इस सारे फैसले पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह एक बहादुर जज को घर भेजा गया, उसको बदनाम किया गया। और दूसरा एक सवाल ये होता है कि क्या जो डिग्री है वो असली थी या नहीं थी, या डिग्री डिग्री होती है, वो वाला मामला था। तो नाजरीन, ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी था कि अल्टीमेटली कि जो तारक जहांगीरी हैं इनको ही क्यों जो एक सिंगल आउट किया गया। तारक जहांगीरी जो हैं वो एक मुज़ाहमती जो मुनसफ़ हैं उनमें तब शामिल हुए जब वो उन 6 जजेस में शामिल थे कि जिन्होंने एक लेटर लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के। लेकिन तारिक जहांगीरी का ही क्यों इंतखाब किया गया कि इनकी डिग्री जाली है? बाकी लोग जो हैं उनकी डिग्री पर क्यों इतराज़ नहीं आया? कोई बाबर सत्तार पर इतराज़ नहीं आया, या जो कोई जस्टिस कियानी है उन पर इतराज़ नहीं आया, या इवन सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनल्ला या जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन पर क्यों इतराज़ नहीं आया, इन पर क्यों आया? तो मैं इस हवाले से कई लोगों से बात भी की जो उनको जानते हैं, उनके साथ काम किया हुआ है। एक तो ये है कि फैमिली ओवरऑल पढ़ी लिखी है, जस्टिस जहांगीरी की फैमिली पढ़ी लिखी है। लेकिन इसका पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि ये भी उतने ही पढ़े लिखे हैं। यानी कि हर बंदे का एक फ़र्क होता है। तो इनके हवाले से जो कहा जाता है, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ये गॉर्डन कॉलेज में यूनियन के प्रेसिडेंट थे, यानी कि पीएसएफ के लीडर थे, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के। अपने टाइम पे बड़े जियाले सन, और ये बात मैं कर रहा हूँ जनरल ज़िया के दौर की। और उस दौरान इनको कोई सज़ा भी हुई थी, गालबन 1 साल की सज़ा हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखता हो, गॉर्डन कॉलेज में पढ़ता हो, वो हुसूल तालीम के लिए या वो जो लॉ करने के लिए वो इधर से कराची क्यों गया? लॉ तो इधर इस्लामाबाद में भी हो जाता है, रावलपिंडी में भी हो जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी करीब पड़ती है। तो कराची क्यों गए? कराची वाले लोगों के साथ माजरत, और सिंध वाले लोगों के साथ बिलखसूस। पंजाब में हमारा यानी कि जब हम भी पढ़ते थे तो उस टाइम अगर कोई ये बात होती कि फ़लाँ बंदा वो कराची तू डिग्री लेके आया, तो वो ना उसको शक की नज़र से देखा जाता। ख्याल ये किया जाता था कि शायद उधर जो है विजिलेंस इतनी अच्छी नहीं होती, और नकल मारना या जो भी है, या डिग्री लेना आसान तस्वर किया जाता था। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम जो सिंध के अदारे हैं वो सारे डिसक्रेडिटेड हैं। आईबीए जैसा अदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अभी कराची में और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। इस हवाले से हम जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। इवन कराची यूनिवर्सिटी की भी ये नहीं है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी तरह चल रहे होंगे। खैर, तो अब यह है कि क्या जो जहांगीरी साहब हैं इन्होंने कोई डिग्री में कोई मसला था। दूसरा मेरे जहन में सवाल ये आता है कि आपने उधर से डिग्री ली, आपके कोई चार चंद एक क्लास फेलो होंगे, कोई बंदा इसकी कोई एविडेंस दे सकता है, कोई गवाही दे सकता है कि हम इकट्ठे पढ़ते थे, या आपके कोई टीचर होते हैं वो कहते हैं जी कि ये बड़े काबिल आदमी थे, काबिल स्टूडेंट थे। कोई इस तरह की कोई एविडेंस सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने आके तो अदालत में कहा जी कि मैं कुरान ते हथ रख के ना कि मैं डिग्री मेरी असली है। अब यह है कि ये जहांगीरी साहब को भी पता है, वो क्रिमिनल लॉ की बैकग्राउंड के हैं, उनको भी इस बात का आइडिया है कि इधर जो है अदालत में कुरान नहीं चलता, उधर आपको एविडेंस देनी पड़ती है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये कि जब आपका वो इदारा जिधर से आपका ये दावा है कि मैंने डिग्री ली है वो कहे जी कि इनकी डिग्री जैली है, तो इससे बड़ी शहादत गवाही आपके ख़िलाफ़ नहीं आ सकती। अब यह है कि कई लोग कहेंगे जी वो जी हालात ऐसे ने, इन्हीं के दबाव में होते हैं, लोग आके कह देते हैं। तो उधर मेरा यही सवाल होता है कि अगर ये इतना आसान हो तो किसी और भी जज के बारे में मुतलका अदारे से कहलवाया जा सकता है जी कि इनकी डिग्री भी जाली है। दूसरों के बारे में तो ऐसी बात नहीं आई। दूसरों पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाना है तो कोई और लगाया जाएगा, ये वाला इल्ज़ाम जो है उन पर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कुछ वीक स्पॉट्स होते हैं, आपके कुछ वीक एरियाज़ होते हैं जिनको आपका दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है। अब तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने जब मुज़ाहमती जज बनने का फ़ैसला किया, तो जो उनके दोस्त हैं यानी कि जिन्होंने आके उनको पकड़ा, उनको पहले ही आइडिया था। अब इधर एक और लोग सवाल करते हैं कि जी इन्हों पहले ही पता सी कि इन्हों की डिग्री ठीक नहीं, तो इन्हों उन्होंने जज क्यों लगन दिया? भाई बात यह है कि
ऐसे कोई फरिश्ते तो वो भी नहीं है जिन्होंने आके पकड़ा। वो भी चाहते हैं कि इस सिस्टम में जिधर जिधर लोग लगे हुए हैं ये सारे उनके ताबे फरमान हो। तो आपने ज़रूर उनके ताबे फरमान बनना है। या अगर आपकी डिग्री ठीक नहीं थी, आप कहते मैंने जज नहीं बनना, उनको तो चाहिए कोई ताबेदार किस्म के लोग चाहिए। और जब कोई बंदा जज बनता है, वो टाइम इनका देखने वाला होता है। ये बाद में इनकी बेनियाजी तो आपने देखी है। जज बनते हुए जिस तरीके से मुख्तलिफ दफ्तर के चक्कर लाते हैं ना, वो भी देखने वाले होंगे ने। इवन के कोई इंटैलीजेंस का कोई इंस्पैक्टर भी आ जाए ना, तो वो आता है ना इनके पास, तो वो कहता है कि जी अच्छा, यानी कि मैं जो है वो फॉर्म फिल करने आया हूँ, आपको इस काम के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो ये इतने खुश हो के उसको हर चीज़ फराहम कर रहे होते हैं, बड़ी ताबेदारी कर रहे होंगे ने। और यानी कि वो बता जाते हैं इनको किसी ना किसी तरीके से कि सर वो फ़लाँ जो है ना, कई लोग एतराज़ कर रहे थे लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। और ये उस टाइम बड़े स्मार्ट बनते हैं कि अच्छा इनकी चंगी गल है, इन्हें गल नहीं सुनी, हालांकि गल तो सच्ची सी। तो लेकिन बेसिकली वो इनको रिमाइंड करा रहे होते हैं कि जनाब साढ़े नॉलेज है कि जो आपका मसला चल रहा है ये इसी तरह है कि जैसे यानी कि अगर आपकी कोई चोरी की गाड़ी है, तो आप किसी जगह आगे को पुलिस नाका लगा हुआ है, तो आपने उधर से गुजरना है। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी कि आप उधर पुलिस से लड़ना शुरू कर दें। आप जो है यानी कि उधर अगर कोई पैसे भी देने पैन तो अगे निकल जाओ, ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ भी और तुसी दो भी ना पकड़े जाओ। तो अगर कोई वाकई ऐसा मसला था डिग्री वाला, तो मेरे ख्याल जहांगीरी साहब जो हैं उनको पहली नंबर पे बात यह है कि जज ही नहीं बनना चाहिए था। और इवन उससे भी पहली बात यह है कि उनको वकील भी नहीं होना चाहिए था। इतनी देर उन्होंने प्रैक्टिस की, मुख्तलिफ बार्स के वो जो है नुमाइंदे रहे। ऐसा बंदा कि जिसकी डिग्री जाली हो, ये तो आप अदालत कह रही है और ये तो आप उनका अदारा कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन क्राइम है। अब दूसरी तरफ ये है कि जहांगीरी साहब को अगर ये पता था और ये मामला शुरू हो गया था, तो उस टाइम को ड्रामेबाजी भी हो सकती थी। बंदा कह देता है जी कि मेरे पे जितना घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगा है ना, मैं इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन ही कर जाऊँ। आप रिज़ाइन करके निकल जाते हैं। आपको पता होता है जी कि अब ये है कि मैं पकड़ा गया हूँ और ये है कि मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो यानी कि मुझे अब जो है ना बस पतली गली तो निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार किस चीज़ का किया? इंतज़ार किया कि मेरे 5 साल पूरे हो जाएं ताकि पेंशन तो लग जाए। पता नहीं बाद वकालत भी नहीं रहनी, क्योंकि डिग्री का मसला बना हुआ है, तो वकालत भी नहीं कर पाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी। तो ये है कि मेरे 5 साल पूरे हो जाएं। वो 5 साल होने थे पूरे कोई 30 दिसंबर को, और वो जहांगीरी साहब उसका इंतज़ार करते रहे। और जो उनके मुखालफ थे उन्होंने कहा कि इन्होंने जड़े ने 5 साल भी नहीं पूरे होने देने, लबनी पेंशन भी नहीं इन्होंने, वो भी नहीं इनको चाहिए। तो ओवरऑल इट्स अ सैड एपिसोड। इस तरह अदारे जो हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम जो है यानी कि जो एक एक्सटर्नल एनिमी है उसको वो हमें नज़र आता है, जो अपने अंदर दुश्मन होते हैं वो नज़र नहीं आते। जो अंदर का दुश्मन है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उससे अदारा ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो जो भी अदारा है, वो जुडिशरी है या मीडिया है या फ़ौज है या जो है, उनको अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहिए। नाजरीन, जो मैं नेक्स्ट इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, इंतहाई दिलखराश वाक़या, एक कत्ल की दास्तान है, बल्कि 2 कत्लों की दास्तान। 27 सितंबर को एक बेटी और माँ गायब हो जाती है। और जो यानी कि उनका बेटी का बाप और उस खातून का हामद, यानी कि एक ही बंदा है, वो कोई तकरीबन 3 हफ्ते बाद पुलिस को रिपोर्ट करता है। वो कहता है कि मेरी बेटी 27 सितंबर से गायब है, मेरी बेगम जो है वो 27 सितंबर से गायब है और उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो उनसे पूछा जाता है जी कि आपने इतनी देर बाद क्यों रिपोर्ट किया है? वो कहता है कि मैं पहले समझा कि शायद वो अपने मेके चली गई है, यानी कि बेगम मेरी अपने मेके चली गई है, और मैंने उनसे पूछ गिछ करता रहा और फिर मैं इसी देर में लेट हो गया, इसी चक्कर में लेट हो गया। अब जब पुलिस वाले उनको ससुरालियों को इसके ससुरालियों को चेक करते हैं, तो पता चलता है जी कि इनका दावा तो यह है कि वो 27 सितंबर से गायब हैं, लेकिन इसने ससुरालियों को भी उसके 1 हफ्ते के बाद चेक किया। ससुरालिए ये बंदा ख़ुद लाहौर में रहता था, और जो दूसरे ससुराली हैं वो कहीं और शहर में थे। और इसने जब उनको बताया कि वो गायब हैं, वो कहते हैं जी कि हमें तो पता नहीं है। ये उन पे इल्ज़ाम लगाता है जी कि आपने उनको गायब किया हुआ है। और उधर वो मुतलका थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। लेकिन ये जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वो कहते हैं कि ये चूँकि वकूआ या वो अगर लास्ट टाइम लाहौर में थी तो ये रिपोर्ट लाहौर में दर्ज होगी। अब इस दौरान पुलिस वाले बड़े क्यूरियस हो जाते हैं। अब इस केस में पर्टिकुलरली क्यों ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले जो उस क्यूरियासिटी या तजस्सुस के नतीजे में वो जो उन्होंने दरियाफ्त करते हैं या जिस मिशन पर चलते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ
कि वो इन तमाम का सिम्स का डाटा निकलवाते हैं कि जो बेटी के नाम पर सिम थी, जो ख़ातून के नाम पर और जो मियाँ के नाम पर सिम थी, वो सारा डाटा निकलवाते हैं। और उसमें कोई काफ़ी यानी कि और नंबर से कॉलें आ रही होती हैं, वो भी चेक करते हैं। अच्छा, वो उनका इसको पूछते हैं कि ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये भी सारा चेक करते हैं। अब इस दौरान इस बंदे का जब फ़ोन चेक हो रहा होता है तो वो देखते हैं कि 27 सितंबर को ये क्या कर रहा था। तो पता ये चलता है कि रात को कोई 5 घंटे इसका फ़ोन बंद रहा। अब ये इस बात पे पुलिस वाले जो हैं वो उछल पड़ते हैं कि भाई आपका फ़ोन क्यों बंद रहा, आपकी बेगम और बेटी तो उस रात गायब हुई, आपने फ़ोन क्यों बंद किया। इधर से उन्हें शक पड़ता है। अभी वो उसको ज़्यादा अलर्ट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि हमने आपके घर की भी तलाशी लेनी है कि जिधर वो लास्ट टाइम थी, ताकि कोई एविडेंस शायद उधर से उन्होंने कोई ख़त रख दिया हो, कोई और ऐसी चीज़ हो कि जिससे हमें पता चल जाए। इस बहाने वो उसके घर की तलाशी लेते हैं और वो तलाश करते हैं कि किसी जगह पे कोई खून के आसार कहीं नज़र आ जाएं, और वो कोई बड़ी कोई अल्ट्रा वायलेट रेज़ लेकर जाते हैं जिससे एक बड़ा भी कोई एक मामूली कतरा जो है वो भी नज़र आता है। तो वो वाश बेसिन चेक करते हैं, उनका शावर चेक करते हैं, उनके बेड चेक करते हैं, और उधर से कुछ ना कुछ जो है ना खून का कोई छोटे छोटे जो हैं वो कोई कतरे जो हैं वो नज़र आते हैं। इधर से वो मुतजस्सिस होते हैं कि ये क्या मामला हुआ। फिर वो इसकी गाड़ी को चेक करते हैं। अब ये है कि इसकी गाड़ी सरकारी गाड़ी है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ये बाद में आपको पता चलेगा। तो गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी बज़ाहिर ठीक होती है। अब जो सीट कवर होते हैं वो उतारते हैं और उसके नीचे उन्हें नज़र आता है कि उस पर खून के निशान, बल्कि खून काफ़ी जमा हुआ होता है। अब इधर से जो बंदा है उसको भी लगता है कि मैं अब पकड़ा गया हूँ। वो फिर जो है इनको गिरफ्तारी दे देता है। अब वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बेगम और बेटी किधर हैं। वो कहता है कि आओ, मैं फिर आप मेरे मुझे साथ ले जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। रात के टाइम मोटरवे बंद होती है, मोटरवे स्पेशल खुलवाई जाती है, और वो आते हैं काला शकाकू। वो कहता है, यानी कि एक तरफ इशारा करता है, कहता है इधर मैंने अपनी बेगम की लाश फेंकी थी। पुलिस से चेक किया जाता है, जो मुकामी पुलिस है, मुकामी पुलिस वाले कहते हैं जी कि हमें कोई अक्टूबर के आगाज़ में हमें पता चला था कि इधर को मसक शुदा लाश है, और वो जो निशानियाँ बताते हैं उसको मानतन दफन किया होता है। जो निशानियाँ बताते हैं उधर से उनको पता चलता है कि वो इसकी वाइफ ही थी। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अपनी बेटी को किधर फेंका था। बेटी का वो कहता है अच्छा आओ मैं आपको बताता हूँ। वो उनको उधर कसूर वाली साइड पर ले जाता है, और उधर जाकर वो कहता है कि मैंने इधर फेंका था, जो कि एक लाहौर की जुरिस्डिक्शन ही बनती है। कहता है कि मैंने बेटी को इधर फेंका था। अपनी तरफ से वो बड़ा स्मार्ट बना के ये किस तरीके से, यानी कि एक जगह पर भी दो लाशें नहीं हैं, दो मुख्तलिफ जगहों पर हैं, पुलिस वालों को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यह है कि वो पकड़ा गया, और आगाज़ किधर से हुआ कि वो उस फ़ोन से कि जो उस रात 5 घंटे बंद रहा। तो बाद में उसको पूछा कि मसला क्या बना, और पता ये चला कि उसकी दो बेगमात थीं। ये पहली बेगम थी और उसमें एक बेटी थी, और इनका आपस में झगड़ा रहता था। झगड़ा इस बात पर था कि बेगम कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना घर हो, बेटी मेरी जवान हो गई है, और जब उसकी शादी हो तो हम अपने घर से रुखसत करें। आमतौर पे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पता नहीं एक किराए के घर च रहिंदे ने। तो उसने इसको पैसे दिए हुए थे घर, वो प्लाट वगैरह ख़रीदने के लिए, जो कि इसने किसी जगह पर लगा दिए थे, और इस पे वो एजिटेट करती थी, और इस पे अक्सर लड़ाई रहती थी। एक्सक्यूज़ मी। तो जिस रात का वाक़या, जिस रात उसने कत्ल किया, वो उनको अपनी गाड़ी में लेकर जाता है, उनको कहता है कि आओ मैं तुम्हें खाना खिलाने बाहर लेके जाना। और ये सिर्फ उसने कहा ही नहीं, वो खाने पर लेके गया, एक होटल में लेकर गया, उन्हें खाना खिलाया, फिर गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाकर फिर एक जगह पे ले जाकर उन दोनों पे दो दो फायर किए और उनको कत्ल कर दिया। और बाकी जो है जिस तरीके से उसने लाशें डिस्पोज ऑफ की वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और नाजरीन, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ये ख़ुद पुलिस वाला था, ये पुलिस का डीएसपी था, और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन था। और जिस जगह पे इसने अपनी बेटी की लाश फेंकी वो इसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में था। इसका ये ख्याल था, इसकी ज़रा जुरिस्डिक्शन से कि बिल्कुल साथ है, इसका ये ख्याल था जी कि इधर तो मेरा ही एरिया है तो इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन आई डोंट नो कि उसने कैसे कैलकुलेशन की। इंसान की कैलकुलेशन बड़ी अक्सर गलत भी हो जाती है, और जिस तरह कहते हैं कि जुर्म अपना सुराग छोड़ जाता है, ये बंदा डीएसपी इन्वेस्टिगेशन था,
और उसने अपनी पूरी कोशिश की जी कि मैं इस तरीके से करूँगा और वो पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे लिए उससे बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि इस बंदे का ये इंसान था, ये दरिंदा था। लोग किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, मेरा ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंसान जो है वो कितना उसके अंदर एक दरिंदा छुपा हुआ है। मैं कहता हूँ कि एक अपनी बेगम के बारे में भी ऐसा सोचना ये कोई एक बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन तुमने अपनी बेटी को भी कत्ल किया, कैसे तुमने सोच लिया सब कुछ। तो यानी कि पिछले दिनों हम बात कर रहे थे जी कि वो फ़लाँ ज़हनी मरीज़ है, फ़लाँ ज़हनी मरीज़ है। आप ये बताएं कि ये कोई इसका कोई ज़हन नॉर्मल था? कहने को तो ये नॉर्मल आदमी था और पुलिस में था, जिसने दूसरों के जो मर्डर सॉल्व करने थे वो ख़ुद मर्डर में मुलव्वस था। तो एनीवे बड़ी एक दिल हराश किस्म की दास्तान है। और मेरा भी अब गला खुश्क हो गया है, मुझे दें इजाज़त। और आइंदा दोबारा कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।